हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक उद्देशिका की प्रश्न श्रृंखला का दूसरा भाग है। इसमें आप परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। इसी श्रृंखला की तीसरी वीडियो आपके सामने जल्द ही आएगी, जिसमें इस प्रश्न श्रृंखला के अंतिम भाग के रूप में महत्वपूर्ण वन लाइनर्स होंगे जो हाल ही के वर्षों में उद्देशिका से आए हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है? ऑप्शन में जो आपको चारों वाद दिख रहे हैं वह चारों ही वाद उद्देशिका से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी भी हैं। समय समय पर इनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया? 1976 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को काम करना होता है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्यवाद। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा दी? कभी कभी यहाँ राजनीतिक जनपत्री के स्थान पर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप लिखा हुआ आता है, उसका मतलब भी राजनीतिक जनपत्री ही है, इसलिए ध्यान देंगे। प्रश्न के शब्द बदलने से उसकी प्रकृति बदल जाती है। चारों ही ऑप्शन संविधान विशेषज्ञों को शामिल किए हुए हैं और सभी ऑप्शन में दिए हुए संविधान विशेषज्ञों ने उद्देशिका के विषय में कोई ना कोई वक्तव्य दिया है। यह हम अपनी तीसरी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल किसने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र की संज्ञा दी? उत्तर होगा ए, के एम मुंशी। के एम मुंशी जी का पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था। हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, शिक्षाविद थे। 1938 में उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना भी की थी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे 1952 से 1957 तक। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जनपत्री कहा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया? यहाँ पर फिर 3 संविधान विशेषज्ञों के नाम दिए हुए हैं और पूछा है कि किसने दीर्घकालीन सपनों का विचार उद्देशिका को बताया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक संविधान विशेषज्ञ थे। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की काबिलियत, उनकी योग्यता से प्रभावित होकर संविधान सभा में यह वक्तव्य दिया कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस संविधान सभा में मुझसे भी अधिक योग्य और कुशल विधिवेत्ता हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, अब आपको याद रह जाएगा कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार उद्देशिका को किसने बताया? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसका कथन है कि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? एक बार फिर यहाँ पर सभी संविधान सभा के सदस्यों के नाम दिए हुए हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष कश्यप। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर के रहने वाले थे। वे एक महान संविधान विशेषज्ञ हुए हैं। 100 से अधिक पुस्तकें उनके प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपने ज़रूर संविधान के ऊपर उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। 1983 से 1990 तक
वो लोकसभा के महासचिव रहे, लंबे समय तक वह संविधान की सेवा करते रहे और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना यदि आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कौन सा कथन उद्देशिका के संबंध में गलत है? उस कथन का चयन करना है जो उद्देशिका के संबंध में गलत है। ए, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही उद्देशिका बना, यह कथन सही है, इसलिए यह सही आंसर नहीं हो सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही। हम उद्देशिका के आधार पर न्याय की मांग नहीं कर सकते, इसलिए इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रश्न को समझ लें, वो प्रकृति न्याय योग्य पूछ रहे हैं, अर्थात उद्देशिका के आधार पर हम न्याय की मांग नहीं कर सकते, इसलिए उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन सी, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह ऑप्शन गलत है और इसलिए यही हमारा आंसर होगा। संविधान संशोधन एक बार उद्देशिका में किया जा चुका है, आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्दावली जोड़ी गई, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। जी हाँ, उद्देशिका के आधार पर संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह न्याय योग्य नहीं है। यह ऑप्शन बी से रिलेट करता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कौन सा शब्द 1975 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रस्तावना अक्षरशः याद होनी चाहिए, तभी आप उससे संबंधित 90% प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहाँ पूछा है 1975 तक वह कौन सा शब्द था जो प्रस्तावना में था ही नहीं। ऊपर हमने प्रश्न में जिक्र किया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जुड़े और वह था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रकार ये तीनों शब्द ही 1975 तक उद्देशिका में नहीं थे, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, अखंडता। बंधुत्व भी था, संप्रभुता भी था और समानता भी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछा जा चुका है। यहाँ मैं इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, बस इसे समझ लीजिए, शब्दों के हेर फेर में उलझने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतंत्र और दूसरी गणतंत्र। यहाँ लोकतंत्र का जिक्र नहीं है, गणतंत्र का जिक्र है। यहाँ गणतंत्र के विषय में पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? हम लोकतंत्र और गणतंत्र का अर्थ अलग अलग देख लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, वह लोकतंत्र है, जैसा भारत में होता है, जैसा लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन को कहा गया है, जैसा अमेरिका में होता है। दूसरी व्यवस्था है गणतंत्र। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में देश का प्रथम व्यक्ति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यह संभव है कि कोई देश लोकतंत्र तो हो किंतु गणतंत्र ना हो, जैसा कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है क्योंकि वहाँ जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वह संसद में जाकर बैठते हैं और देश का शासन चलाते हैं, किंतु देश का प्रथम व्यक्ति ब्रिटेन में जनता द्वारा नहीं चुना जाता, वो ब्रिटेन की महारानी है। भारत और अमेरिका इसके विपरीत है। भारत और अमेरिका में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। वहाँ जनता राष्ट्रपति चुनती है जो देश का प्रथम व्यक्ति है, और अपने प्रतिनिधि भी चुनती है जो जाकर संसद में बैठते हैं। तो अब आप गणतंत्र और लोकतंत्र का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए, अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, यहाँ संसदीय शासन है। सी, यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। और डी, भारत राज्यों का संघ है। तो स्पष्ट है कि जहाँ गणतंत्र होगा वहाँ वंशानुगत शासन नहीं हो सकता, क्योंकि जनता देश के प्रथम व्यक्ति को चुनती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है।
मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है भारत के संदर्भ में। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि पाश्चात्य विचार में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ एक ही है। वहाँ सेक्युलरिज्म एक ही शब्द है। भारत में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और उसके मायने अलग अलग हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का पालन नहीं करता, अपितु वह सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। इस प्रकार भारत में राज्य का कोई धर्म तो नहीं है, किंतु वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है। ऑप्शन देखते हैं। भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारतीयों को धर्म व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, किंतु यह अधूरी बात है। इसके आगे की बात होगी कि भारत सभी राज्यों का बराबर सम्मान करता है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं है पूछा है, चुनौती है नहीं पूछा है, डबल नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सांप्रदायिकता क्या पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती है? है। कानूनी ढांचे में निजी कानून क्या पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती है। लोकतंत्र क्या पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती है? नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सही होगा सी। पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौती होने का अर्थ है कि वे व्यवस्थाएं जो किसी पंथ निरपेक्ष राज्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप बताइए, क्या लोकतंत्र किसी पंथ निरपेक्ष राज्य को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आंसर सही होगा सी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? मैंने पहली वीडियो में कहा था और आज भी एक बार रिपीट की है बात। प्रस्तावना का यदि आपको अक्षरशः शब्द याद नहीं है तब आप प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को करने में फंस जाएंगे। तो यहाँ प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? ए, संविधान की शक्ति का स्रोत स्पष्ट होता है। कहाँ स्पष्ट होता है? पहले ही शब्दों में, जहाँ कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग। तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, संविधान के अंगीकरण की तिथि प्रस्तावना में दी हुई है, लिखा हुआ है दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1946, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, या हिंदी में कहें तो 26 नवंबर 1949। इसका मतलब संविधान के अंगीकरण की तिथि दी हुई है। संविधान का ध्येय, वास्तव में प्रस्तावना ही तो संविधान के ध्येय को स्पष्ट करती है, तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। उद्देश्य का इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि वह संविधान निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट कर रही है। ऑप्शन डी, संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसका प्रस्तावना में कहीं भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सही होगा डी। धन्यवाद।